So, hello everyone. So, we are discussing elasticity today. Yes, एक वीडियो मैंने बना दिया है वन शॉट का। ये दूसरा और फाइनल वीडियो है। ज़्यादातर अभी ये वीडियो मैथमेटिकल जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। फर्स्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू ऑल दी फॉर्मूले फॉर डिफरेंट डिफरेंट modulus of elasticity. Young's modulus, that is stress upon longitudinal strain, yes. And second is your shear modulus or modulus of rigidity, that is force, टेंजेंशियल फोर्स और एरिया उसके ऊपर वाले का लेना है डिवाइडेड बाय आपका थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय थीटा कितना वो डिफ्लेक्ट हुआ है. एंड द थर्ड इज योर bulk modulus, yes, and that is equal to change in force per unit area, that is pressure upon uh, change in volume. And the change in volume is decreasing, yes, that is decreasing, so we put a negative sign, yes, so that the modulus remains positive, yes. So these all things we have discussed. Also, one more important thing is that units are very important, units and dimensions. See, dimension of strain is same as dimension of your pressure. Yes, that is force upon area. That is ml minus 1 t minus 2. ml minus 1 t minus 2. And strain has no dimension because it is change in dimension upon dimension. So both are dimensions same, dimensionally same. So there is no units. Yes, say there is no unit, that is unitless dimension less quantity. Yes, yes. So strain has no dimension. And the next is your elasticity modulus. So elasticity modulus has dimensions equal to that of pressure or that of strain, that is ml minus 1 t minus 2. I hope that's clear. So now we are discussing a new concept, and that is a strain stress और stress strain जो कहना कह लो, उसका हम कर्व पढ़ेंगे, दैट इज द ग्राफ. और वो हमें क्या बताएगा, वो एक तरीके से आपका डीएनए टेस्ट है. यस, एक तरीके से वो डीएनए टेस्ट है आपके किसी भी मटेरियल का, चाहे वो कॉपर हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, प्लास्टिक हो, वट एवर इट इज़, उसका एक डीएनए टेस्ट है वो. ठीक है, कि वो कितना इलास्टिक हो, कितने स्ट्रेस तक वो क्या शो करेगा, कब तक वो हुक्स लॉ शो करेगा, कब वो फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा. सो ऑल दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो कि आगे हमारा एक चैप्टर आएगा इसके बाद, उसको लिंक करें. उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि स्ट्रेन असल में होता क्या है. ठीक है, स्ट्रेन असल में होता क्या. सो लेट अस सपोज देयर इज अ रॉड. ठीक है, एक रॉड है. ये इस चैप्टर में काम नहीं आएगा आपके, पहले बता रहा हूँ मैं, ये आपके अगले चैप्टर में काम आएगा. ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से जो अगला चैप्टर उसके. सो ये आपका रॉड है. ठीक, रॉड है आपका, लेंथ एल है इसकी. ठीक है, मास को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मास का छोड़ दो. हमने क्या करा ना, हमने इसको यहाँ से हीट देनी शुरू कर दी. ठीक है, हीट देनी शुरू करी. ठीक, ये कहीं से फिक्स नहीं है, ऐसी रॉड पड़ी हुई है, हमने इसको हीट देनी शुरू कर दी. अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं ना, तो हीट जब कर रहे हैं तो आपको पता है हीट एक्सपैंड्स बॉडीज. यस, हीट से एक्सपेंशन होता है. तो ये क्या हो जाएगा ना, ये बढ़ के ना, ये लेंथ बढ़ के कुछ एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा. जो न्यू लेंथ आएगी इसकी, न्यू लेंथ, वो एल प्लस डेल्टा एल की. कब होगा ये, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी से, तभी होगा ना. टी प्लस डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ा, एल प्लस डेल्टा एल से आपकी लेंथ बढ़ेगी. अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे स्ट्रेस है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, कोई चीटिंग मत कीजिएगा. बस सोच लिया, अच्छे से सोच लिया, सोच लो, अभी भी सोच लो, बहुत टाइम है. ये फिक्स नहीं है, पहले बता रहा हूँ, एक्सपैंड करेगा ये. ठीक है, स्ट्रेस इसमें
नहीं है। वाई? एक ना इलास्टिसिटी वाले जो आपका डेफिनेशन है ना, उसमें एक साइलेंट बात छुपी हुई, लिखनी नहीं है वो, डेफिनेशन में लिखना मत उसको, बट एक साइलेंट बात है वहाँ पे। क्या है वो साइलेंट बात? कि टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, जब आप ये सब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए भाई। टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि टेम्परेचर बदलने से बॉडी की शेप साइज बदल जाती है। ठीक है, हम उसको इसलिए भी कंसिडर नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर चेंज से ना इतना फ़र्क पड़ता नहीं है उससे। लेकिन जब आप पढ़ोगे थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो माइन्यूट चेंजेस भी एनकाउंटर किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज से फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे स्ट्रेस क्यों नहीं जनरेट होगा? बॉडी तो एक्सपैंड करी है, बॉडी तो खिंची है, बट स्ट्रेस क्यों नहीं है? स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस को आप आम भाषा वाला स्ट्रेस ही समझो। स्ट्रेस का मतलब कि आप कोई काम करना चाह रहे हो, मतलब आपको कोई काम करने को दिया गया है लेकिन आप वो नहीं करना चाह रहे हो, यही होता है स्ट्रेस। तभी स्ट्रेस आता है कि आपको कोई काम दिया गया लेकिन आप नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू डू दैट, सो यू हैव स्ट्रेस अबाउट इट। यस, बट ये जब हीट दी जाती है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि इसे एक्सपेंड करना ही है, इसे एक्सपेंड करना ही करना है। तो जब इसको एक्सपेंड करना, ये चाहता है कि मैं एक्सपेंड हो जाऊं, नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको स्ट्रेस क्यों हो? इसके उलट अगर हम जाए, इसके अपोजिट में अगर हम करें तब स्ट्रेस आएगा। मीन्स क्या करना अपोजिट में? इसको यहाँ से और यहाँ से दीवार लगा दो, यहाँ से और यहाँ से दीवार लगा दो। जब हमने ऐसी दीवार लगाई तो ये एक्सपैंड नहीं कर पा, ये कोशिश कर रहा है मैं एक्सपैंड करूँ, बट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। और जब वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा तब यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा। कौन सा? कौन सा? टेंसाइल नहीं, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव, कंप्रेसिव हो रहा है ना, कंप्रेशन कर रहा है एक तरीके से। ये अगर नहीं होती वॉल तो खुल जाता है, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ से वहाँ चला जाता, बट नहीं कर पा रहा, ये एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, तो इसको कंप्रेस किया जा रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा इस पर। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। और ये बात ना संभाल के रखना, ये बात को, इस बात को हम आगे यूज़ करेंगे अपनी थर्मल फिजिक्स में, जब हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स लिक्विड्स का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम उसमें। सो उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सब, अल्फ़ा बीटा गामा सब हम पढ़ेंगे वहाँ। ठीक है, चलो आगे हम अपने वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको एक, मतलब दिमाग में आपके डालने के लिए मैंने क्वेश्चन पुटअप कर दिया। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया स्ट्रेस जनरेट कब होता है। ठीक है, जब कोई बॉडी वो काम करना नहीं चाहती बट उससे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। जब एक्सपैंड करता है कोई स्प्रिंग, तो क्या स्प्रिंग एक्सपैंड करना चाहता है असल में? नहीं, स्प्रिंग एक्सपैंड नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि एक्सपैंड होने से आपकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है। पढ़ेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता है। और कोई भी बॉडी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज नहीं चाहती, वो चाहती है कि मेरी बॉडी की लो पोटेंशियल एनर्जी हो, ये नहीं चाहती, ये चीज़ चाहती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, इस बात समझ में आ गई, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे अगर ये बढ़ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नहीं हो जाएगी, उल्टा कम हो जाएगी। हर केस में अलग अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। ये बढ़ना चाहता है और वहाँ पे वो स्प्रिंग अपनी जगह पे रहना चाहता है। ठीक है, टेम्परेचर होगी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहा, टेम्परेचर चेंज होगी। ठीक है, मेन इसमें जो फैक्टर है ये है। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर से जब हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। नाउ सी, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, मैंने इसको पहले से ड्रॉ कर दिया क्योंकि फिर वीडियो बनाते बनाते इतनी अच्छी से ड्रॉ नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये पेपर में ड्रॉ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, चाहे आप CBSE ले लो, JEE ले लो, नीट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो चलो इसको समझते हैं। तो क्या हो रहा है इस ग्राफ में, ज़रा ध्यान से देखना, ये हमें क्या दिखाना क्या चाह रहा है बेसिकली। देखो स्ट्रेस ये रहा, स्ट्रेन ये रहा।
जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे, फोर्स लगाएंगे, वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो इलास्टिक नहीं रहेगा। एक पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं, फिर एक पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, एक में वो प्लास्टिक नेचर शो करना शुरू कर देगा। तो ये सब चीज़ें दिखाता है ये वाला ग्राफ, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है आपका मटेरियल बिहेव करेगा व्हेन यू आर इंक्रीजिंग दी स्ट्रेंथ, ठीक है, व्हेन इंक्रीजिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो हाउ योर मटेरियल इज गोइंग टू बिहेव व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस इन द मटेरियल, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं फिर अच्छे से अभी। तो ओ से लेकर ए तक, ये जो है ना ये पार्ट, ओ से लेकर ए तक ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका कि जो आपका स्ट्रेस है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्ट्रेन, यही शो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हुक्स लॉ, ठीक है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था पिछली वीडियो में, हुक्स लॉ, ठीक। और एक कौन सा पार्ट है आपका, ओ टू ए, ठीक। ओ ए पार्ट जो है आपका, ये आपका ये चीज शो कर रहा है सबसे पहली बात, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है कि जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट जो आपका है, यहाँ पे आपकी आ जाती है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या आ जाती है आपकी? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद अब आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनेट नहीं रहेगा, ये लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक। तो ए पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है। इसके बाद देखो एक कर्व हो गया, ये कर्विलिनियर पाथ बन चुका है, स्ट्रेट लाइन नहीं बचा है। अब देखो, अब आएंगे हम थोड़ा आगे, ये वाला पार्ट, ठीक। इस पार्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक ठीक चलता है सब कुछ, ठीक है। और अगर बी पे मैं पहले पॉइंट का नाम लिख देता हूँ, इसका नाम होता है यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। यील्ड पॉइंट बोल दो, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है उसको हम यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बाद आपका जो मटेरियल है वो अपनी इलास्टिसिटी को छोड़ देता है। मीन्स कि अगर आप यहाँ बी पर गए और बी पर जाने के बाद आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो वापस वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, ठीक। ए पर तो पक्का ये आ ही जाएगा, बी पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बी से ऊपर जाओगे ना, वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी छोड़ता चला जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी छोड़ता चला जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। देखो, ये बी से सी पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ाया हमने, वाई एक्सिस पे हम ज़्यादा नहीं गए, बट देखो एक्स एक्सिस पे हम ज़्यादा चले गए, ठीक। एक्स एक्सिस पे हम ज़्यादा चले गए, तो स्ट्रेन ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस हमने इतना बढ़ाया नहीं है हालांकि, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं, ये बी पॉइंट है, इसको हम एस वाई से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे आपका यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, ये यील्ड स्ट्रेस है, ठीक। अब चलते हैं इसके बाद। अब जब ये बी से आगे निकल जाएगा, तो बी से आगे अब आपका इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। ओ से बी तक आपका इलास्टिसिटी शो कर रहा था, ठीक। अब देखो यहाँ से लेकर ये पूरा जो सी से लेकर डी तक का जो सफर है, इवन आगे भी सारा, ये आपका क्या है? ये प्लास्टिक बिहेवियर है, प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक, प्लास्टिक बिहेवियर। और जो आपका सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है? ये सी पॉइंट आपका ये शो कर रहा है कि इसके बाद अब अगर आप अपना क्या, या सी पॉइंट पर भी कह लो या इसके बाद कह लो, जो करना कर लो। अब अगर आप अपना फोर्स छोड़ दोगे, तो ये इस पॉइंट पे या इस लाइन पे वापस नहीं आएगा। मतलब आपकी बॉडी कुछ ऐसे आएगी वापस, यहाँ पे इस पॉइंट पर ओ डैश नाम दे देते हैं इसको, सी ओ डैश, ठीक है। इसको देखो और इसको देखो, जब आपका यहाँ पहुँच गया स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस आपने डाल दिया, फिर जब आप छोड़ देते हो फोर्स को, तो ये वापस ओ पे नहीं जाता। मतलब एक परमानेंट
डिफॉर्म आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है, परमानेंट डिफॉर्म। ध्यान से समझना इन सब टर्मिनोलॉजीज को। परमानेंट डिफॉर्म आ जाता है और आपकी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, परमानेंट परमानेंट सेट। ये सेट बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेट वर्ड इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सेट आ जाता है बॉडी को, मतलब ये अभी देखो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेन आ गया, इसका मतलब आपकी बॉडी स्लैक कर चुकी है। ठीक है, आपकी बॉडी अब इलास्टिक बिहेवियर छोड़ चुकी है। इलास्टिक बिहेवियर कब तक होता है, हुक्स लॉ तक, या ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बी तक कर सकते हो, उससे आगे नहीं। उससे आगे आपका इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं होता है। आई होप ये दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए। ये यील्ड पॉइंट के साथ साथ इलास्टिक लिमिट को भी शो करता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट, इसके बाद आपका सब खत्म हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपकी बॉडी डिफॉर्म होनी शुरू हो जाती है, और ये पूरा जो रीजन है आपका, ये प्लास्टिक बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, प्लास्टिक समझ गए होंगे आप कि अब वो इलास्टिक नहीं रहा। ठीक, अब वो अपनी वापस से रीगेन शेप नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने उसको इतना खींच दिया है। अब ये डी पॉइंट आता है। डी पॉइंट को हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। एस यू से इसको शो करते हैं। अल्टीमेट एस यू होता है अल्टीमेट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट मैं लिख देता हूं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब अब इसके बाद तो, इससे ऊपर तो आप स्ट्रेस बढ़ा ही नहीं सकते। यहां तक अगर बॉडी पहुंच गई ना, तो मतलब उसको टूटना ही टूटना है। अब वो ब्रेक होने ही वाली है। तभी हम ये ई पॉइंट को क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट बोल लो, या आप इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट बोल लो, या इसको भी ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बॉडी आपकी पहुंच गई ना इस रीजन तक, तो अब तो वो टूट ही जाएगी। अब तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाले में आ चुकी है, पूरी तरीके से टूट जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का था आपका हिसाब किताब। फिर से समझ लेते हैं इसको अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ओ से लेकर ए तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। ए पर आपकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आ जाती है, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ए के बाद खत्म हो जाता है। ये ए और बी के बीच में ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी आपकी प्लास्टिक बिहेवियर नहीं आया है। बी पर आपकी इलास्टिक लिमिट लग जाती है। इलास्टिक लिमिट का मतलब अब इसके ऊपर जब चला जाएगा तो ये परमानेंट सेट हो जाएगी बॉडी। बी के ऊपर जैसे ही गया, सी तक गया, तो ये परमानेंट सेट होगी। और बी पर हमको यील्ड पॉइंट भी मिलता है। ठीक है, जिसको हम एस वाई से शो करते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको, यील्ड स्ट्रेस भी कह लेते हैं। इलास्टिक लिमिट यहाँ तक ही रहती है। इसके बाद आपकी प्लास्टिसिटी शुरू हो जाती है। डी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है बॉडी पर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। इससे ज़्यादा स्ट्रेस आप बॉडी को नहीं दे सकते। देखो, इसके बाद स्ट्रेस कम हो गया उल्टा, लेकिन फिर भी बॉडी टूट जाएगी। फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। ई आपका क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक, बात समझ में आ रही है अच्छे से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी में, कि आपका जो यंग्स मॉडुलस होता है ना, यंग्स मॉडुलस की बेसिकली हम बात करते हैं। ठीक है, या इसका बाकी इलास्टिसिटी मॉडुलस से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक, यंग्स मॉडुलस जो आपका होता है, मुझे एक बात बताइएगा, क्या अगर यंग्स मॉडुलस किसी बॉडी का ज़्यादा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा इलास्टिक है? बताइए, क्या अगर किसी का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, मतलब कोई जिसका स्लोप ऐसा होगा, स्टीप, जितना जितना स्लोप स्टीप होगा उतना यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जितना ये स्टीप होगा उतना ज़्यादा होगा। क्या इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा इलास्टिक है, ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कर्व बना दूँ, एक और कर्व बना दूँ, मैं यहाँ से जा रहा है वो। ठीक है, समझ लेना इसको कैसे कैसे बना रहा हूँ मैं। ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कोई आपका ग्राफ बन रहा है। इसका देखो स्लोप कम है, इसका स्लोप कम है, मतलब यंग्स मॉडुलस इसका कम है, लेकिन ये यहाँ तक भी स्ट्रेस झेल पा रहा है, जबकि ये यहीं पे ख़त्म हो गया। ये यहाँ तक झेल पा रहा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसमें। तो स्ट्रेंथ और यंग्स मॉडुलस दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, हो सकता है किसी का यंग्स मॉडुलस कम हो,
बट उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। जैसे कि प्लास्टिक को आप इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते, ठीक है, प्लास्टिक को आप इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते, लेकिन वो इतनी इलास्टिक नहीं है, उसका यंग्स मॉडुलस इतना ज़्यादा नहीं है। जो आपका स्टील है उसका ज़्यादा होता है, लेकिन स्टील को आप तोड़ सकते हो, उसको आप इतनी आसानी से प्लास्टिक को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। प्लास्टिक पॉलीथीन मत समझ लेना, उसको तो तोड़ सकते हो बड़े आसानी से, आप फाड़ सकते हो जो करना है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक को तोड़ना फाड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी बहुत सी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ और यंग्स मॉडुलस आर नॉट रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। स्ट्रेंथ अलग चीज़ है कि बॉडी कब तक नहीं टूटेगी, ठीक, और जो आपका, ये स्पेलिंग हमेशा गलत लिखता हूँ मैं, स्ट्रेंथ आपकी अलग चीज़ है, यंग्स मॉडुलस एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसको आप रिलेट करके मत करना, ठीक, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं ये दोनों, ठीक। चलो अब ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खत्म हो गया है, मेजर पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आगे आपका एनर्जी ना स्ट्रेच्ड वायर, फटाफट से पढ़ते हैं उसको। सो अब हम डेरिवेशन करेंगे एक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, आपके स्कूल एग्जाम में कम से कम 3 मार्क्स में आ जाएगा, और जेई नीट में इसके बेसिस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशंस में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक होने वाला है अपना। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी वायर है जिस पे हमने फोर्स एफ अप्लाई करा है, ठीक है। देयर इज अ वायर क्रॉस सेक्शन जिसका ए है। अब इसको वर्ड्स में अपने लिख लीजिएगा, मैं ऐसे रफ में लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ए क्रॉस सेक्शन है, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, उस पर हमने फोर्स एफ अप्लाई करा है, ठीक है, फोर्स एफ अप्लाई करा है, और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होके एल प्लस डेल्टा एल हो चुकी है, ठीक। तो ये चीज़ आप हमें गिवन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमें अब निकालना उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। बात याद रखना कि एनर्जी स्टोर क्यों हुई है, क्योंकि हमने उसको स्ट्रेच कर दी, ठीक है। हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो एक एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, क्योंकि वो वापस जाना चाहता है, ठीक। चलो, सो अब हम क्या करेंगे, एक इसमें इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो ये है कि जो फोर्स जो होगा ना वो एफ हम नहीं लेंगे। माना कि फोर्स हमने एफ अप्लाई करा है, लेकिन बॉडी पर जो फोर्स लगेगा ना, पूरी बॉडी पर वो एफ नहीं लगेगा, एवरेज फोर्स लगेगा, ठीक है, एवरेज फोर्स। क्योंकि क्या हो रहा है ना, पूरी बॉडी चल नहीं रही है, बॉडी स्ट्रेच हो रही है, तो एक पॉइंट तो उसका बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हो रहा होगा। इमेजिन करो इस बात को, एक पॉइंट तो उसका बिल्कुल दीवार के साथ होगा, मान लो लटक रही है, तो एक पॉइंट तो उसका बिल्कुल दीवार के साथ होगा, एक जो नीचे से स्ट्रेच हो ही जा रहा होगा, हो ही जा रहा होगा, उस पर फोर्स लग रहा होगा। समझ पा रहे हो, मतलब वो बॉडी मूव थोड़ी कर रही है, इसका मतलब फोर्स हर जगह अलग अलग लग रहा है, फोर्स हर जगह अलग अलग लग रहा है। तो हम एवरेज फोर्स इसमें निकालते हैं, ऊपर जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है, नीचे एफ लग रहा है सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, तो जीरो प्लस एफ बाई टू, यानी कि हम इसको मानते हैं एवरेज फोर्स एफ बाई टू लग रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका एक ब्लॉक लटक रहा है, मान लो ये नीचे फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स एम जी, तो ये खींचेगा, बट ये क्योंकि अटैच्ड है, ये चीज़ अटैच्ड है दीवार से, तो ये खींच नहीं पाएगी, ये वाला पॉइंट खींचेगा नहीं, मतलब फोर्स इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग अलग रहेगा, क्योंकि अब हमने इसको एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग माना है। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन तक आप स्ट्रिंग को मासलेस और इनएक्सटेंसिबल मानते थे, तभी वहाँ पे आइडियल कंडीशंस लगती थी। अब ऐसा नहीं, अब आपका स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग आपकी एक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल नहीं है, ठीक। तो इसलिए एफ बाई टू फोर्स लगेगा पूरी स्ट्रिंग, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग पर एफ बाई टू आपका फोर्स लगेगा। अब एनर्जी क्या होती है, वर्क ही होता है, तरीके से वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका क्या आ गया, एफ बाई टू, और डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हुई, जरा ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट आपकी डेल्टा एल, पहले थी एल लेंथ, फिर ये बढ़ जाएगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल, है ना, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी बढ़ के। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, पहले एल थी, बढ़ गई डेल्टा एल, इतनी बड़ी, ठीक है, पहले इतनी थी, अब बढ़ के इतनी हो, तो इतनी बढ़ गई ना, डेल्टा एल
से बढ़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपके पास, डेल्टा एल। ठीक है, इतना समझ में आया। बस अब कुछ नहीं, अब सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है। आपका आंसर यही खत्म हो चुका है, इसको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है बस। क्या करना है हमें जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पे हमें ना बड़ी अच्छी एक्सप्रेशन मिले। ये देखने में इतनी अच्छी नहीं लगी, हमें अच्छी एक्सप्रेशन चाहिए। हमें चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में हमारा आंसर आ जाए, स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में हमारा आंसर आ जाए। ठीक, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे ना, उसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ करेंगे। हमने इसका क्रॉस सेक्शन देखो ए माना था, इसकी ओरिजिनल लेंथ हमने एल मानी थी। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे ए और एल से डिवाइड करेंगे और ए और एल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा बताता हूँ मैं। 1/2 को अलग लिखो, इंटू एफ अपॉन ए करो यहाँ पे, इंटू डेल्टा एल अपॉन एल करो यहाँ पे, इंटू ए एल यहाँ लिखो। बस इतना आपको करना है, ए एल से डिवाइड, ए एल से मल्टीप्लाई। तो मैथमेटिक्स में चलता है, तो ए एल से डिवाइड कर दिया, ए एल से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, हमें बड़ी अच्छी एक्सप्रेशन मिल रही है यहाँ से। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है, और आपका ए एल क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दैट वायर। ठीक, तो ये आपका आ गया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। यही आपका वर्क, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वली होता है, तो यू आपका ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा और सजा के भी लिखेंगे हम, तो यू आपका आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब क्या करेंगे ना, अब निकालेंगे हम पोटेंशियल डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे हम। ठीक है, उसको एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक, तो वो हम कैसे निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम करके निकालेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का आप डिवाइड मार दो, वॉल्यूम का डिवाइड मारेंगे तो आपको ये टर्म कट जाएगी। तो यू, स्मॉल यू से लिख रहा हूँ मैं इसको, तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आ जाएगा आपका। डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया मैंने। ठीक, डिवाइड बाय मैंने यहाँ पे वॉल्यूम कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हम यहाँ पे काम करेंगे। वो क्या करेंगे ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन की जगह पे हम यंग्स मॉडुलस को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई एक टर्म को हम ऐसे लिखेंगे कि वो हमें यंग्स मॉडुलस के तरीके में हमें दे दे। हम वैसे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। ठीक है ना, स्ट्रेस क्या होता है आपका, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। अरे भाई ये होता है ना, ये कोई यंग्स मॉडुलस, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को आप कैसे लिख सकते हो, इसको यहाँ भेज दोगे, स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन। तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, जो स्मॉल यू है इसको आप लिख सकते हो हाफ टाइम्स, स्ट्रेस की जगह आप आपने क्या कर दिया, यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस को y लिखो ऐसे, इनटू स्ट्रेन कर दिया। पहले से यहाँ पे स्ट्रेन है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितनी सारी एक्सप्रेशंस हैं, एक ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखनी है, एक ये वाली एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखनी है, और एक ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन ये भी ध्यान में रख लो। ये टोटल एनर्जी के लिए है, ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए है, और ये मैंने थोड़ी सी और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके वहाँ पे मैंने लैम्डा मतलब वाई भी ले आया। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अब आपको मान लो क्वेश्चन में स्ट्रेस दे रखा है और वाई दे रखा है, तो यहाँ पे स्ट्रेन की जगह पुट कर लो चीज़ें। स्ट्रेन की जगह क्या पुट करोगे, स्ट्रेस अपॉन काम, स्ट्रेस अपॉन लैम, मैं हमेशा इसको लैम्डा बोल देता हूँ, तो थोड़ा इसको क्या कर दोगे आप, यहाँ पे स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन वाई पुट कर देना, तो आपका क्या आएगा, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई।
ठीक है, 1/2 तो है ही है। तो ये 4-5 एक्सप्रेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ सिर्फ ये वाली याद रखो, सबसे नीचे